Hello, everyone. So, we are back again with another interesting live session. Just like every week, हम लोग हर वीक आप लोगों के लिए ये लाइव सेशंस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। लास्ट वीक हम लोग बात किए थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ईटीएफ आया है और एक्सचेंजेस के भी कुछ न्यूज़ थे। और इस वीक भी कुछ इंडियन एक्सचेंजेस के रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ ग्लोबल स्केल में कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हुई है, कुछ हैक्स हुए हैं। सो चलिए इस वीक का भी हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई है मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है या आगे क्या होने वाला है, सारे चीज़ हम लोग जानेंगे विद क्रिश एंड श्राविक। तो शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप लोग अभी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म से देख रहे हैं जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन्स हो, कुछ भी आपसे पूछना है एंड अगर लाइव के बाद भी आप अगर ये देख रहे हैं रिकॉर्डिंग्स तो उस पे भी आप क्वेश्चन्स पूछ लीजिए नीचे एंड हम लोग उसका आंसर ज़रूर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीक का अपडेट्स हम लोग शुरू करते हैं क्रिश। तो क्या अपडेट्स हैं इस वीक के? कुछ अच्छे, कुछ बुरे? अभी तो सब अच्छे ही अपडेट्स है, कुछ बुरे अपडेट्स तो वैसे है नहीं। और डिपेंड करता है आप किस साइड में हो क्रिप्टो के। तो किसी के लिए कोई अपडेट अच्छा होता है, तो किसी के लिए वो अपडेट बुरा होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइट। टुडेज अपडेट्स देन। सो आज का जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है OKX रिसीव्ड वैफ लाइसेंस फ्रॉम दुबई। तो जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि अभी सभी एक्सचेंजेस मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में जाके लाइसेंस्ड होंगे। तो OKX ने भी वैसे एफर्ट दिया है एंड दे हैव गॉट दिस लाइसेंस फ्रॉम दुबई अथॉरिटी बारा। तो एक तरफ ये है जहाँ पे OKX लाइसेंस्ड हो रहे हैं दुबई में, और दूसरी तरफ OKX को इंडिया में बैन कर दिया गया है, जिसके कारण OKX has asked all the Indian users to update their information. तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ देम, जो इनको लगता था कि अगर हम बाहर में कहीं पे एसेट रखते हैं क्रिप्टो तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। सो एज सून एज यू अपडेट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, OKX is going to create a separate database and keeping it in Indian server, so that अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेस कर सके। So with this, the the whole game of regulatory arbitrage is slowly and slowly coming to an end. तो इसके बाद जो होगा वो होगा कि जो भी इंडियन एक्सचेंजेस इंडिया के बाहर से लिक्विडिटी पुल कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो आफ्टर देम। तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू रियली क्रिएट अ यूएस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या जापान लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे यू हैव टू पुल लिक्विडिटी फ्रॉम विद इन द कंट्री, यू कैन नॉट जस्ट टेक लिक्विडिटी फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। सो पहले तो गवर्नमेंट ये रिटेल को मतलब पेन दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन उसी को होता है एंड सबसे इजीली उसी को पेन दिया जा सकता है। So for this reason, government is going after the retail, and then उसके बाद slowly and slowly they'll go after registered and non-registered FIU registered companies या FIU non-registered companies जो कि अभी regulations के अंदर है। And this is going to be a painful ride, but on the other hand ये भी है कि from now onwards this will increase the market for regulated exchanges. तो अगर आप सोच रहे हो कि 2017 से 2022-23 was probably a market for non-regulated exchanges, जहाँ पे Binance, OKX, Huobi, uh, FTX, all of this prospered. Now, for the next 4 or 5 years, all the regulated exchanges will start prospering. Of course, there will be initial pain, but after that initial hurdle, I think the regulated exchange will have much better playing field compared to non-regulated exchanges. Because with non-regulated exchanges, you don't know what is going to happen with your asset if they go bankrupt. What is the kind of सिक्योरिटी सेफ्टी आप उनके पास है जो आपको सेफ गार्ड कर सकते हैं। बट रेगुलेटेड एक्सचेंज के साथ ये होता है कि एटलीस्ट दे हैव गॉन थ्रू अ सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एंड गॉट द रजिस्ट्रेशन डन और गॉट द लाइसेंसेस। तो इससे लगता है कि चलो दिस मिड बी अ बेटर केस। और ये भी है कि अगर आपका पैसा कभी या क्रिप्टो कभी समझ लीजिए अटक जाता है बाइनेंस पे, so best of luck in trying to get to contact with their customer support, which is non-existent. But अगर इंडिया में ऐसा होता है, you can easily reach out and complain कि hey, this exchange they are not giving me my money, or that exchange they are not accepting my deposit. So there are some kind of things you can do.
So that's what I think. So, Krish, just before Yeah, we move to the next things, I'll just, because again, I am asking these questions because I keep on scrolling on Twitter, LinkedIn, and I found these questions in between the comments, or you can say the post. So, एक ऐसा question है for this week that I think you should address is like all these exchanges like 9 plus foreign exchanges जहाँ पे maximum Indian लोग अभी trade कर रहे थे after the TDS and 30% tax laws. So after the blocking of these exchanges or banning them from App Store or Play Store, so government is trying to pull back that money into Indian exchanges, right? Which are not FIU really, registered. not Okay. really. पर आप So क्वेश्चन how? खत्म कर लो, फिर मैं Yeah. आंसर दूंगा. ओके कूल सो द थिंग इज मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे 9 exchanges हैं अभी जहाँ पे माय फंड्स आर नॉट सेफ सो पीपल कैन डायरेक्टली गो टू डेक्सेस एंड प्राइवेट वॉलेट्स सो दैट इज फाइन बट अगर उनको सेंट्रलाइज exchanges यूज करना है सो पीपल आर मूविंग सम ऑफ देयर एसेट्स टू इंडियन exchanges बट बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मैंने कुछ किन्हीं के फाउंडर्स के ट्वीट्स के नीचे भी देखे हैं कहीं कहीं कोई इन्फ्लुएंसर्स ने भी ये सब चीज़ें लिखी हैं कि आर इंडियन एक्सचेंजेस कंप्लायबल इनफ मतलब क्योंकि उनका यूआई यूएक्स उतना शायद अच्छा नहीं है उनका ट्रेडिंग पेयर्स अच्छा नहीं है बहुत बार ग्लिच आ जाता है क्या और सेकेंडली लाइक जो भी इंडियन एक्सचेंज है वो तो सिर्फ खुद ही बाइनेंस से ले रहे हैं सो व्हाई नॉट स्टॉप देम एंड जस्ट हम लोग रिटेल के लिए क्यों बंद किया गया है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है सो तो सबसे आप पहला जो क्वेश्चन का बता तो रहे मैंने थे आंसर पहले ही कर दिया कि हम्म पहले रिटेल के पीछे जाएगा गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट सोर्स वेयर यू कैन पुट सम फियर इन माइंड्स ऑफ पीपल, राइट? तो जो कि गवर्नमेंट अभी कर रहा है. एंड इसके बाद ये होने के बाद गवर्नमेंट विल गो आफ्टर इंडिविजुअल एक्सचेंजेस एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन लोग किस तरीके से लिक्विडिटी सोर्सिंग कर रहा है, किस तरीके से दे आर रीबैलेंसिंग, कौन से क्रिप्टो कौन से प्लेटफॉर्म में वो डाल के वहां से रिबैलेंस कर रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स द गवर्नमेंट विल सून ट्राई टू फाइंड आउट एंड सी हाउ इट गोस. बट और जैसे अगेन आपने कहा कि द गवर्नमेंट इज आस्किंग बेसिकली टू ब्रिंग बैक योर मनी, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट इज बेसिकली वांटिंग टू स्टॉप existing like non-existing users or like जो new users हैं to go and first onboard on those platforms, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है बुल रन आने वाला है, अभी इलेक्शंस भी है सामने, तो गवर्नमेंट विल हैव नॉट मच टाइम टू डू एनीथिंग बिफोर इलेक्शंस. एंड बुल रन आते ही a lot of new people will try to onboard with these app stores and website etc. तो हम लोग ये 3-4 महीने 5 महीने पहले से कह रहे हैं कि sooner or later government is going to ask Google and Apple, and this is going to happen, and that's exactly what's happening right now. तो इससे क्या है, नए यूजर्स उन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है they can take the money out, they can take the crypto out, put it in CoinDCX or any other WazirX or any other ZPay, whichever is the Indian entities they are there, or they can put it in their MetaMask wallet or any other non-custodial wallet if they don't feel it's safe, and then decide what they should do next. But either way, it's a good move because at least now people will not use foreign exchanges as their wallet. So either they will learn how to use a non-custodial wallet, या फिर वो Indian exchanges में लाएंगे. So I think this is what's going to happen. But the question is like, are Indian exchanges, at par like with the international exchanges? Because a Binance, OKX के पास जो सब features है and the UI UX and all the user friendly things that they have, इंडियन एक्सचेंजेस क्या उतना कैपेबल है कि उतने सारे यूजर्स वन टाइम जब आ जा रहे हैं एंड They, वो चीजें डेवलप करना उतना अच्छी यूएक्स के साथ बिकॉज आई फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिक्विडिटी फिर ऑर्डर स्पेस मैच नहीं कर रहे हैं यूएक्स अच्छा नहीं है कभी ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन दोस ट्वीट्स की लाइक ऐसे चीजें हो रही है तो हाउ कैन आई मूव बैक टू इंडियन एक्सचेंज एंड गेट द सेम एक्सपीरियंस एज बाइनेंस और ओकेएक्स जो मेरे को मिल रहा था इतना दिन से तो एक प्लेटफॉर्म में तो आपको सभी चीज नहीं मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर बाइनेंस में बहुत सारी चीज है जो कि आप इंडियन एक्सचेंज में चाहते हो, तो एक प्लेटफॉर्म में तो आपको नहीं मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा. पहला एग्जांपल है, इफ यू जस्ट वांट टू यूज स्पॉट, तो स्पॉट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज एक्सचेंजेस, प्रोबेबली दे आर कंपेरेबल विद बाइनेंस, क्योंकि
दो में से तीन में से दो बाइनेंस को डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर द लिक्विडिटी। राइट। ऑफ द टॉप थ्री, टू ऑफ देम यूजेस बाइनेंस डायरेक्टली। तो ये तो हो गया स्पॉट का। अगर आप फ्यूचर्स, लेवरेज ये सब यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर एक्सचेंजेस जो डेरिवेटिव्स ऑफर करते हैं आपको, राइट। जैसे अभी नया एक्सचेंज है पाई 42 या फिर डेल्टा एक्सचेंज, इस टाइप के बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो कि फोकसिंग ऑन पॉट्स एंड लेवरेज, राइट, और ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग। सो बाइनेंस जैसा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब चीज इजीली मिल जाए। और ये इंडियन एक्सचेंज का भी, मतलब आप उनको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडियन एक्सचेंजेस। हाउ डू यू राइट। रीबैलेंस? क्योंकि बाइनेंस इज आउटसाइड, यू कैन रीबैलेंस यूजिंग क्रिप्टो, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, राइट। क्योंकि लोग अगर बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सो दे आर गिविंग यू आईएनआर एंड आपको उनको क्रिप्टो देना है, पर आप किस तरीके से क्रिप्टो दोगे अगर उस आईएनआर के साथ आप क्रिप्टो बाई नहीं कर पा रहे हो? तो ऑन एन एवरेज अगर 90 बायर्स है या 95 बायर्स है और 5 सेलर है, यू कैन नेवर रीबैलेंस। सो द एक्सचेंज को हमेशा वो पैसा अपने पास रखना पड़ता है, आईएनआर, और उसको क्रिप्टो मार्केट से सोर्स करना होता है, इसीलिए प्राइसिंग वर्स से वर्स हो जाता है। So as long as government doesn't regulate the the liquidity aspect as well, कि किस तरीके से liquidity आप source कर सकते हो, you cannot always blame the Indian exchanges also कि like hey you are doing something non-regulated or illegal etc. That is not the case right now. हाँ, अगर गवर्नमेंट कल आके बोलता है कि ये नया रेगुलेशन है, you have to follow, then it might become the case. And for तो चलो now क्रिश, Indian users have to face this problem. There's no way around it. बोलिए। हाँ क्रिश, यहाँ पे मेरा एक पर्सपेक्टिव है एक्चुअली। कभी भी आप कोई भी मार्केट में देखोगे ना, तो कोई किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज का जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो किसी एक तरफ होता है। आप इक्विटी मार्केट में भी अगर उठा के देखते हो, तो वहां पे दो टाइप का ब्रोकर यूजुअली आपको मिल जाएगा। जैसे एक डिस्काउंटेड हो गया और एक फुल सर्विस हो गया। तो फुल सर्विस जो है ना, वो लोग कभी इस तरह का मतलब ट्रेडिंग में या फिर इस तरह के एप्लीकेशंस में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। उन लोग का एप्लीकेशन काफी हेवी वेटेज होता है। और जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हो गया, वो लोग मोबाइल ऐप्स में, ये सब में काफी टेक सेवी ऐप्स वगैरह ये सब आपको देंगे। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में भी आप कहीं भी जाओगे, तो जैसे आप कमोडिटीज में करते हो तो कमोडिटीज के लिए अलग से है, म्यूचुअल फंड ये सब में करते हो तो उसके लिए अलग से है। और कोई कोई ब्रोकर है जो कि मतलब हर एक कोई सर्विस को जो है ना एक साथ ही देता है। तो उसका अलग सा प्रॉब्लम वो एक्सचेंज साइट के तरफ से भी है, क्योंकि उन लोगों को अल्टीमेटली सब कुछ चीज मैनेज करना होता है, राइट। इस वजह से क्या होता है कि आप देखो कि ब्रोकरेज या फिर सर्विस फीस जो है ना एनुअली लगता है, वो भी काफी डिफर करता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा सिनारियो है ना, जो एक्चुअली इक्विटी मार्केट में बना हुआ है, वही सेम रेप्लिकेट धीरे धीरे कर रहा है। जो क्रिप्टो है इंडिया में काफी नेसेंट स्टेज में है, तो एक्सचेंजेस भी काफी धीरे धीरे आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। तो शायद इसीलिए जो है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज आपने बात कर लिया, तो वो बेसिकली एफएनओ की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो हार्डली लगता है कि और कोई भी जो प्रोडक्ट वगैरह होगा या फिर मतलब दूसरा टाइप का जो एप्लीकेशंस वगैरह लाएगा, उसमें ज्यादा फोकस वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग अपना स्पेशलाइजेशन जो है उसी में स्टिक करना चाहेंगे, और यूजर्स को भी ये चीज मतलब ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। तो हाँ, इसीलिए ये सब ऐसा मतलब है एक ही प्लेटफॉर्म जी। में आपको सभी चीज नहीं मिलेंगे मूविंग फॉरवर्ड। सो एग्जैक्टली। यू हैव टू बियर द पेन फॉर द टाइम बिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेन आई थिंक बहुत सारे इनोवेशंस आएंगे अभी इंडियन एक्सचेंजेस पे जो कि पहले नहीं था। सो यू नो people will probably start doing perpetuals, options, staking, all these things। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने बैन किया, तो बैन करते ही अभी कुछ एक्सचेंजेस ने अपना विड्रॉवल और डिपॉजिट खोल दिया, जो कि हम्म। लास्ट 6 महीने से बंद ऑलमोस्ट, राइट। एटलीस्ट फॉर मोस्ट पीपल इट वाज क्लोज्ड। तो नाउ दिस प्रूव्स कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब उनको करना ही है ये। नहीं तो आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि एक तरफ गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो कि बैन फॉरेन एक्सचेंजेस, दूसरी तरफ आप डिपॉजिट करने नहीं दे रहे हो अपने यूजर्स को? सो दैट्स नॉट राइट। तो एटलीस्ट दिस force the Indian exchanges to open their deposit and withdrawal, at least to most of them, जो कि पहले लिमिटेड था। एंड राइट। आगे जाके यही सिनेरियो प्ले आउट करने वाला है कि जैसे शौविक ने कहा कि जो भी इंडियन स्टॉक म्यूचुअल मतलब स्टॉक साइड में है, इक्विटी साइड में है, सिमिलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी आल्सो कमिंग टू द क्रिप्टो साइड। यहाँ पे कस्टोडियन एक होगा, एक्सचेंज एक होगा, ब्रोकर एक होगा, एंड जो भी
इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी कस्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे विल आल्सो बी इंश्योर्ड. सो ऑल दीज थिंग्स विल स्लोली विल कम इन द क्रिप्टो मार्केट. और ये इंडिया में नहीं, ये ऑलरेडी ग्लोबल स्टेज में बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे एप्लीकेशन स्टार्ट होने लग गए कि इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ ट्रस्ट अकाउंट और नॉट टू मेंटेन सेपरेट यूजर बैलेंस, जो कि जापान में होता ही है, यूएस में भी ये लागू होने वाला है कि किस तरीके से यूजर फंड को आप अपने फंड के साथ मिक्स मैच नहीं कर सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स विल ब्रिंग इन मोर लेजिटिमेसी टू क्रिप्टो स्पेस. एंड लेजिटिमेसी की बात करते हैं तो बाइनेंस जो कि हर जगह से मूव आउट कर रहा है, सो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू कंप्लाई इन सम कंट्री. एंड वो गल्फ इनोवा बोल के एक कंपनी है, उसके साथ पार्टनर करके दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग ट्रेडिंग ऑप्शंस. तो ये भी एक ऑप्शन है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको देख सकता है कि ओके फाइन, यू आर अ फॉरेन कंपनी, यू डोंट वांट टू कंप्लाई विद इंडियन लॉज, बट आपको इंडियन पार्टनर ढूंढो जो कि ऑलरेडी एफआईयू रजिस्टर्ड है या फिर जो जिसके पास ऑलरेडी कुछ लाइसेंस है when the licensing regime comes in, and then you can start offering your products via this company. So this company is responsible for onboarding, for maintaining of all the documents, filing of taxes, etc., etc., and you are just providing the infrastructure. So this is something which will become a possibility when the government comes up with their licensing regime, but not now, not immediately. एंड फाइनली ब्लैक रॉक के जो सीईओ है, उन्होंने अभी पब्लिकली कहना स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन इज बिगर देन एनी गवर्नमेंट. सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग मोर देन दिस. दिस मैन कंट्रोल्स आई थिंक the third largest GDP kind of thing. So basically अगर यूएस और चाइना को आप मूव मतलब बाहर करते हो इक्वेशन से, so BlackRock controls as much asset which is more than any other country individually. So they are the third largest. And asset manager की बात करते हो, so they are the first in terms of asset management. And BlackRock itself is going into crypto heavily. And they have already started saying कि Bitcoin is larger than any government. क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है, या उनको पहले समझ में आ गया था, एंड अभी वो ओपनली बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईटीएफ कि हाउ मच पीपल आर कमिंग इनटू इट. और ईटीएफ की बात करते हैं तो आई थिंक 4-5 दिन हुआ है ईटीएफ हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग, और हर दिन कम से कम 5 से 10 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है. सो एंड मोस्टली इट्स बाइंग, इट्स नॉट सेलिंग, इट्स नॉट बोथ द साइड. सो मोस्टली इट्स बाइंग. तो इससे ये हो रहा है कि एटलीस्ट हर दिन 5 से 10 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है लिक्विडिटी के हिसाब से. अब इसीलिए आप बोल सकते हो कि मार्केट डाउन है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स पोजीशंस ले रहे हैं. सो मोर मनी कमिंग इनटू ईटीएफ मींस दीस ईटीएफ इश्यूअर्स विल हैव टू होल्ड द अंडरलाइंग एसेट, और उनको अंडरलाइंग एसेट होल्ड करने के लिए मार्केट से खरीदना पड़ेगा. सो इट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट कि मार्केट नीचे रहे, बिकॉज देन दे कैन बाय इट एट अ चीपर प्राइस. एंड उनको तो वो जो परसेंटेज मिलता है ईटीएफ बनाने के लिए पर ईयर, दैट दे आर गोइंग टू चार्ज एनीवेज. एंड देन अगर पहले ईयर में दे कैन शो अ वेरी हाई ग्रोथ, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल है, और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे एंड उनका डिमांड बढ़ेगा ईटीएफ के लिए. सो दैट्स व्हाट एसेंशियली इज हैपनिंग. और इसी को फ्यूएल करने के लिए हैशकी फाइनेंशियल या हैशकी ग्रुप बोल के एक ग्रुप है हांगकांग में. So they raised $100 million Series A financing round at a $1.2 billion valuation, which is huge. And what they are doing, they are trying to bring TradFi experience into the crypto space, ताकि TradFi में जो भी products, जो भी financial services होता है, crypto में भी वैसे end-to-end digital asset financial services वो provide कर सके. And that is where they are going. So I think these are all the good things that's happening in the crypto space for the centralized space. और जैसे में हम लोगों ने कहा था कि slowly and slowly most of the governments will try to bring the centralization regulations at par with each other, if not the same, similar level. कोई भी country अभी क्रिप्टो को बैन तो नहीं कर सकता outright because the genie is out of the bottle. There'll only be some few countries which will say we want to ban crypto outright. Those will either be very small or countries which has totalitarian kind of concept. जो भी democracies है, जो भी open nations है, they cannot really stop crypto from being adopted, because how do you stop somebody from buying and selling at individual level, which is almost
next to impossible, even if you put in, capital punishment or some kind of punishment, that will be challenged at the court of law. So I don't think crypto can be banned and will be banned. So that's it. अभी मैं शौविक को स्टेज देता हूँ to explain why Bitcoin price is going down. But before he starts sharing, मैं अपना last week का एक quote repeat करूंगा. Buy the rumor, sell the news. तो जब Bitcoin ETF आया तब मैंने ये बोला था. So basically, whoever has sold the news, they made profit, and they are sitting on some cash right now to invest again. But anyways, over to you, Shavik. हाँ कृष्ण, मैं एक्चुअली इसका ना एक मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है कि ETF आ गया, इंस्टीट्यूशंस आ गया. एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस जब भी आता है ना, और गवर्नमेंट जब भी स्पेशली एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर किसी चीज को डालता है, तो एक चीज तो ये काफी फारफेस्ट हो जाएगा ये कमेंट, बट ये डेफिनेटली आप लोग नोटिस कर सकते हो कि उसमें जो वोलेटिलिटी है ना, वो कम हो जाता है पहले से. ठीक है, तो पहले लोग जितने मजे ले रहे थे ना, अभी उतना मजे शायद नहीं ले पाए. लेकिन वही है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये मेरे हिसाब से लास्ट क्रिप्टो साइकिल है जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा. इसके बाद आपको रिटर्न देगा, लेकिन मल्टीफोल्ड रिटर्न देना बंद हो जाएगा. यू कैन प्रोबब्ली वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगा उसमें. वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगा. वही हो गया ना कि इंस्टीट्यूशंस के पास अगर मेजोरिटी स्टेक रह गया, फिर मेजोरिटी कॉइन्स वगैरह रहेगा. मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ मेजरली. तो फिर वो एकदम से आके अचानक ओपन मार्केट में ऐसे तो अंधाधुंध सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें भी जैसे इंडिया में भी हो रहा है क्या, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक कैप लग गया. ठीक है, वो भी एक चीज की इंट्राडे में आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस के लिए पोजीशंस. तो फिर पहले दिन आप लोग को बताना होगा, फिर नेक्स्ट डे आपको सेल करना होगा. तो आप खुद ही सोच लो कि ऐसा अगर रूल क्रिप्टो मार्केट में भी आ जाए और मतलब इस तरह का मतलब बैरियर लगा दिया जाए, तो फिर तो हो गया ना, वोलेटिलिटी कम ही हो जाएगा, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगा. तो चलिए हम लोग हर वीक की तरह अभी थोड़ा सा चार्ट वगैरह के ऊपर नजर डालते हैं. We'll miss the 100x coins predictions by the influencers. नहीं, तब भी मेम कॉइन्स आएंगे, NFTs आएंगे. 100x मीम कॉइन्स तो आते रहेगा, लेकिन एक्चुअली देखो इसमें होता कि आप खुद ही देख लो कि जितना इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा है 10 साल में, उतना आप हर एक बुल साइकिल में देखो क्या हुआ है. जितना मल्टीफोल्ड रिटर्न पिछला बुल साइकिल में बना है और इस नेक्स्ट बुल साइकिल में बन रहा है, उसका कर्व आप लोग देखो. ठीक है, आप लोग को इजीली नेट में मिल जाएगा. मैं शायद लास्ट टाइम एक बार शेयर भी किया था. तो वो जो है ना, वो पैराबोलिक कर्व बना रहा है. ठीक है, तो आप लोग, हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम फ्लैट हो जाएगी या फिर बिल्कुल मतलब स्टैग्नेंट हो गया, ऐसा नहीं है. लेकिन जिस तरह से क्रेजीनेस था ना मार्केट में, वो क्रेजीनेस धीरे धीरे कम होगा, मार्केट मैच्योर होगा. मैं यही बोल रहा हूँ. Just like Bitcoin ETF आने से पहले there were prediction Bitcoin will go to 100k this year. वो तो अभी नहीं, तो इस साल नहीं तो अगले साल तो जाएगा ही. देखिए कोई फिगर हम लोग ऐसे डेफिनेट तो फिगर बताना सही भी नहीं रहेगा, बट जो लोग समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. It was just like to the news कि हाँ Bitcoin ETF आया तो 100k आएगा. But after that, I don't comment on this. I don't want to comment on this. चलिए शोभित, आप कमेंट कीजिए क्या हो रहा है मार्केट में. ओके, तो इस अभी हम लोग देखते हैं BTC USDT का चार्ट. वो है मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है, ये चार्ट हम लोग पहले देख लेते. एक्चुअली हर बार मैं जो काम करता हूँ, मैं डेली चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में. मैं इस बार मंथली चार्ट इसलिए ओपन किया क्योंकि यहाँ पे एक बहुत डेंजरस कैंडल बना हुआ है. ठीक है, तो मंथ ऑन मंथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 1 2 3 लगातार कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स जो है ETF का न्यूज वगैरह ये सब चल रहा था, तो मार्केट काफी बुलिश हो गया. फिर उसके बाद ऊपर भी चला गया. अब यहाँ से इस मंथ में जो इस तरह का कैंडल फॉर्म किया है ना, बहुत ही हाई सेलिंग प्रेशर है, और वो भी न्यूज आने के बाद. ठीक है, तो फिर जिस दिन न्यूज आ रहा था तो उस दिन तो BTC ऑलमोस्ट ये हाई जो लगाया था ना, न्यूज आने का जस्ट नेक्स्ट दिन ही लगाया था, उसी टाइम पे लगाया था न्यूज. और न्यूज मतलब वही 12 घंटा 24 घंटे के अंदर ही लगाया था ये वाला. फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके अभी जो है बॉडी सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, और थोड़ा सा बॉडी क्रॉस कर जाएगा तो रेडी हो जाएगा. इसमें अभी जो इन्वेस्टर लोग हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो उन लोग का टाइम फ्रेम भी बहुत लंबा होता है, तो फिर वो लोग जितना फॉल होता है तो उन लोग के लिए अच्छा ही है, तो उन लोग को थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है चीज. ट्रेडर लोग जो है उन लोगों को आता है परेशानी, क्योंकि बहुत सारे ये सोचे थे कि अभी ETF आ गया, अभी तो नीचे जा ही नहीं सकता है,
तो अगर स्टॉप लॉस रखे होंगे तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अगर नहीं रखे होंगे तो काफ़ी लॉस में होंगे वो। और अगर फ्यूचर ऑप्शंस में लेवरेज लेके कोई घुस गया है तो फिर तो वो तो बाहर ही हो चुके होंगे मेरे हिसाब से अभी। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है अपैरेंटली वो है 38,000 नीचे की तरफ, राइट? तो फिर ट्रेडर लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा जो मतलब थोड़ा-सा कह सकते हो आपके स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वो सब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 38,000 जो है वो एक नीचे की तरफ लेवल है, ठीक है? वो एक सपोर्ट है वहाँ पे। उसके नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। और आप लोग 2 चीज़ कर सकते हो, एक है 40,000, एक है 38,000, ठीक है? ये 2 लेवल है। तो फिर अगर आप लोग पार्ट बाय पार्ट सेलिंग कर रहे हो तो फिर ये 2 एरिया जो है इसको आपको मार्क करके रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही 40 क्रॉस करेगा वैसे ही तुरंत 38 के पास आएगा। 38 क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि एक वीक बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नीचे जाके बहुत नीचे जाके बॉडी बना के वहाँ पे फिर स्टे करके मतलब वहीं पे रह जाए, ऐसा नहीं। बट वहाँ पे जाने का एक चांस है, ठीक है? तो ट्रेडर लोगों के लिए वो स्टॉप लॉस ज़ोन रहेगा 2, 40,000 और 38,000, ठीक है? और अभी तो फिलहाल ऊपर की तरफ आप लोग को देखना है 50K के ऊपर। एग्रेसिव ट्रेडर जो है मैं उसका बात कर रहा हूँ। और इन्वेस्टर के लिए तो वही है सीन। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैंने मतलब पर्सनली नोटिस किया है, वो है इस बार का रैली में आप अगर कंपेयर करोगे बीटीसी और इथेरियम को, तो इथेरियम देखो कि ये जो चैनल बना हुआ है ना मंथली चार्ट पे, तो ये चैनल के ऊपर चला गया है और ऊपर ही है अभी भी, ये चैनल के अंदर नहीं आया है। ये चैनल के अंदर आने के बाद एक प्रोबेबिलिटी बनता है नीचे की तरफ इधर टेस्ट करने का जाने का, बट अभी वैसा सीन नहीं दिख रहा है, ठीक है? और थोड़ा-सा जो है ना इथेरियम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसका रीज़न भी है, इथेरियम में नेटवर्क में बहुत सारा प्रोजेक्ट भी है, तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है वहाँ पे या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है और उसमें कुछ नया हो रहा है, उसमें कुछ पंप इन हो रहा है, तो फिर वो एक्चुअली ओवरऑल कॉइन को भी हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। तो यही है बीटीसी और इथेरियम का। थैंक क्या यू हो गया शोभित। क्रिस, आप चुपचाप हो गए? नहीं, चुप नहीं, मैं बस देख रहा था। तो चलिए आज के लास्ट के कुछ आखिरी न्यूज़ में जो कि डिफाई स्पेस को लेके है। अ, तो जैसे आपको पता है डीवाईडीएक्स ने अपना अ, खुद से नेट लॉन्च किया है एंड दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम स्टारनेट एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन मेन नेट. So they have captured a very strong market share, 10% of the total market share in the DeFi space, and they have overtaken Uniswap. And अभी ये सिर्फ यूनिस्वैप को ओवरटेक किया ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है ऑर्डर बुक डेक्सेस जो है दे आर गोइंग टू ओवरटेक स्वैप्स बिकॉज ऑफ देयर एडवांस ऑर्डर बुक मैकेनिज्म. एंड स्लोली स्वैप्स जो है वो नीचे की तरफ आते रहेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो वे टू इंसेंटिवाइज दीज पीपल टू पुट देयर मनी, क्योंकि स्वैप्स में भी पहले इंसेंटिव जो था दे आर जस्ट गिविंग यू टोकन्स, प्लेटफॉर्म टोकन्स व्हिच माइट एक्चुअली इंक्रीज इन वैल्यू और मे नॉट इंक्रीज इन वैल्यू. तो कुछ जो बड़े बड़े हैं जैसे यूनिस्वैप हो गया या फिर पैनकेक स्वैप हो गया एक्सेट्रा, दे हैव सम वैल्यू एंड पीपल विल पुट इन देयर लिक्विडिटी देयर, या फिर जहाँ पे भी हाई एपीवाई देगा farmers will put their liquidity there. But slowly and slowly swaps will lose their market share and it will go to the order book dexes, जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं यहाँ पे. Similarly, as I was saying, Cake just burned 25 million of their tokens, which is a huge percentage of their total number of tokens in existence. तो इससे क्या होगा, केक टोकन्स का जो प्राइस है वो पंप करेगा, जो कि बम्प हुआ है ऑलरेडी. एंड दिस वाज बेसिकली डन बिकॉज a lot of cake token was in circulation and there was no real utility around it. So people voted for a certain amount of cake to be burned. So this kind of short-term thinking will actually bump up the price of cake. Maybe cake may people can put in some liquidity again to get cake tokens because the value is getting higher. But over a long term में मेरे को नहीं लगता है कि there's hardly any ways that swaps can overtake market book dexes, because market book dexes are much easier for people to trade and also much simpler to put in orders and limit your losses.
ऑर्डर मतलब ऑर्डर बुक डेस्क में ये होता है, बट स्वैप्स में ऐसा नहीं कर सकते हो आप. तो दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी अ थिंग टू वॉच फॉर इन द नेक्स्ट बुल मार्केट, कि किस तरीके से स्वैप्स वर्सेस ऑर्डर बुक डेस्क प्ले आउट करते हैं. And finally, some bad news, which is part and parcel of crypto space. Some $4 million of asset was stolen from 4,000 plus users in a sophisticated Solana wallet hack. So basically, ये airdrop phishing hack है. So anybody who probably clicked on it got drained. Similarly, there was another hack which resulted in a $3.3 million worth of asset being stolen. So both of them shows कि अभी भी जो लोग बोलते हैं कि DEXs are the future to be, to have complete independence. We really don't have that infrastructure जहाँ पे आप completely किसी DEX के ऊपर भरोसा करके अपना asset डाल सकते हो. So that's why I think it's still at least half a decade to a decade away, जहाँ पे DEX will become like a regular app. जैसे अभी आप UPI यूज करते हो, उस टाइम में आप DEX यूज करोगे. So that's still like half a decade to a decade away before that becomes a reality. Even for जो कि क्रिप्टो नेटिव्स है, जो क्रिप्टो को हमेशा यूज करते रहते हैं, and they have a lot of asset on their crypto. Not everybody is comfortable using DEX. A lot of people use DEX just for the swaps, for anonymity, but they are not comfortable in using DEX, putting their liquidity in DEX. Mostly it's very seasoned people or who are pro people who are only using DEXs, they try and use that. But नॉर्मल लोगों के लिए डेक्स यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पहले तो आपको क्रिप्टो समझना पड़ेगा, फिर आपको प्राइवेट की पब्लिक की समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू नो हाउ टू पुट मनी ऑन अ centralized exchange or via P2P swap, then put it on that non-custodial wallet and then go and use a DEX. तो जो यूजर जर्नी है काफी फ्रेगमेंटेड और काफी डिफिकल्ट है. तो डेक्स इज गोइंग टू टेक अ बैक सीट. अभी डेक्स का वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देयर इज टू मच regular like pressure from the government to regular centralized exchanges to be regulated. जितना regulations पे pressure बढ़ता रहेगा उतना डेक्स का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, but up to a certain time. So I think maybe when the DEX volume is around 25%, 30%, maybe as high as 35%, at that time the reversal will start happening. जहाँ पे centralized exchanges को थोड़ा relaxations मिलेगा and they will start booming. So according to me, I think next bull run जो है या next 3 से 5 साल जो है belongs to centralized exchanges and those which are regulated, not just centralized exchanges. So centralized exchanges plus regulations, जिनके पास भी रेगुलेशन ज्यादा है उनको मार्केट में ज्यादा लेजिटिमेसी मिलेगा एंड ज्यादा यूजर्स आएंगे उनके पास. सो आई थिंक दैट्स इट. विद दिस आई एंड द डिस्कशंस टुडे. अप टू यू सैम. So, yep. So thank you guys for joining in. This was like a short brief about like what happened this week and all the news and updates for you. और ऐसे ही आप लोग लाइव ज्वाइन करते रहिए. हम लोग ऐसे ही हर वीक थर्सडे को अराउंड 7:30 we do the live session where we discuss all these things. So if you have any questions in between, just put it up on Twitter or below this live sessions. जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करिए तो we can take it up and we can discuss it here. And to try to share it with your friends and family so that they also get educated or knowledge about the upcoming regulations, क्या चल रहा है, how to look at the whole crypto scenario. So thank you everyone for joining in, and please do like, share and subscribe to all the channels that you are watching from. Thank you, and we'll come back with another live pretty soon by next week. So till then, keep following us, keep supporting us. Bye bye. Thank you. Bye-bye. बाय बाय.